हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्राइम्फ एकेडमी, आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक नंबर 1 यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, economic is the study of how individual, business, government and nation allocate resources to satisfy their needs and wants। इकोनॉमिक किस चीज़ की स्टडी है, किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम इसके अंदर, किस तरीके से कोई एक इंसान, इंडिविजुअल या फिर कोई सा भी बिजनेस या कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई सा भी नेशन अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है और उसको यूज़ करता है ताकि उसकी नीड और वांट पूरी हो जाए। तो इस चीज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर मेनली किस बारे में बात होती है, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि उसको किस तरीके से बांटना है सोसाइटी के अंदर, और उसके कंजम्पशन के बारे में कि उसको किस तरीके से कंज्यूम करना है कोई से भी गुड्स को या फिर सर्विसेज को। अब इकोनॉमिक्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। माइक्रो जो कि आप क्लास 11th के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। इसके अंदर आपको पता है हम किसके बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, यानी किसी एक इंसान के बारे में, किसी एक हाउस होल्ड के बारे में, किसी एक फर्म के बारे में, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर इंडिविजुअली बात की जाए उस इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम इकोनॉमी एज अ होल यानी पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हैं और सारी चीज़ें एग्रीगेट लेवल पर। एग्रीगेट लेवल का मतलब होता है प्लस, यानी कि सम टोटल, यानी जिसके अंदर हम सब चीज़ों का टोटल लेकर पढ़ें, उस चीज़ को हम क्या बोलें, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, इसके अंदर भी एग्रीगेट की बात हो रही है। इन्फ्लेशन, पूरे देश की एग्रीगेट। एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश की बात होगी, किसी एक इंसान के एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होगी। महंगाई, पूरे देश की बात होगी, किसी एक इंसान की बात नहीं होगी। तो इसके अंदर हम इकोनॉमी एज अ होल लेकर चलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा इसके अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट देखते हैं माइक्रो के अंदर, ये जैसे कि अभी हमने देख लिया। और मैक्रो के अंदर हम क्या देखते हैं, इकोनॉमी एज अ होल यानी पूरी इकोनॉमी को देखते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, सम टोटल। और ये किस पे फोकस करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्पेसिफिक मार्केट, किसी भी टारगेटेड मार्केट पे फोकस करती है। और जो इंडिविजुअल गुड्स हैं उनके प्राइजेस पर फोकस करती है। ये तो मतलब सिंगल सिंगल चीज़ों पर फोकस करती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो एग्रीगेट पर। ठीक है ना, जैसे कि टोटल क्या क्या चीज़ हो गई, जीडीपी हो गया आपका, इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं टोटल वाली चीज़ें हैं। तो ये हो गया स्कोप। ठीक है, आपका माइक्रो का एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, किन किन चीज़ों का हम पढ़ते हैं, डिमांड को, सप्लाई को, प्राइसिंग को, मार्केट स्ट्रक्चर्स को, इन सब चीज़ों का हम किसके अंदर पढ़ते हैं, माइक्रो के अंदर। और मैक्रो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी वाली चीज़ें, जैसे हो गई नेशनल इनकम, इकोनॉमी की ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी आखिरकार। तो प्री 1930s की बात करेंगे हम, जब जिस टाइम में हमारे पूरे इकोनॉमी के अंदर सिर्फ क्या थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। ठीक है ना, मैक्रो का कुछ लेना देना था ही नहीं। ठीक है, तो ये 1930 से पहले की बात है। बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इकोनॉमिक स्टडी मेनली फोकसेस ऑन इंडिविजुअल मार्केट एंड द बिहेवियर ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड। तो 1929 के अंदर यानी 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था। ठीक है ना, तो उससे पहले जब तक वो चीज़ नहीं हुई थी किसी के भी साथ, तो किस चीज़ पर स्टडी किया जाता था इकोनॉमी को, इंडिविजुअल लेवल पर। यानी कि इंडिविजुअल लेवल को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो लेवल। जब भी इंडिविजुअल लेवल की बात आए तो आप क्या समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और जब भी एग्रीगेट की बात आए तो आप लोग समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है ना, तो 1929 से पहले जो कि ग्रेट डिप्रेशन आया था, उससे पहले किस चीज़ की डोमिनेंस थी, कौन सी चीज़ ज़्यादातर होती थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, इंडिविजुअल। क्लासिक इकोनॉमिक्स लाइक एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जेबी से बिलीव्ड इन द सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर ऑफ मार्केट। ठीक है, से लॉस सप्लाई क्रेडिट्स ऑन डिमांड इम्प्लाइंग देयर वुड बी अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन अ
फ्री मार्केट। तो उन्होंने उसके बाद बहुत सारे लॉ वगैरह निकाले और मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत अपनी फॉर्म में आई, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि सप्लाई जो होती है वो अपनी खुद की डिमांड एक क्रिएट कर लेती है, ठीक है ना। लेजस फ्री अप्रोच है, अभी आपको पढ़ना नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, तो ये बस समझाने के लिए थी चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेट डिप्रेशन हुआ, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स आया 1929 से 33 तक ग्रेट डिप्रेशन चला, जिसकी वजह से मास एम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इनकम्स फॉल हो रही थी और इकोनॉमिक स्टेगनेशन था पूरी दुनिया के अराउंड, ठीक है ना। तो जॉन मैनर्ड कीज इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाज नेसेसरी टू स्टेबलाइज इकोनॉमी। इन्होंने क्या बोला था, जॉन मैनर्ड कीन्स जो हैं, बेसिकली आप इनका नाम कीन्स याद रख सकते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी इकोनॉमी का स्टेबलाइज होने के लिए उसका मेन रोल कौन प्ले करता है, गवर्नमेंट रोल प्ले करती है मैन, ठीक है ना। कीनीजियन इकोनॉमिक इंट्रोड्यूस दैट आइडिया दैट एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो इन्होंने कीनीजियन इकोनॉमिक्स थी, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसके अंदर इन्होंने एग्रीगेट लेवल पर वर्क करना शुरू करा और किस किस चीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ें निकाली, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें किसने फाइंड आउट करें, एक तरीके से कह सकते हैं कीन्स ने, ठीक है ना। पूरा नाम क्या था, जॉन मैनर्ड कीन्स, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड। हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी टोटल डिमांड क्या कहलाई जाती है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना। कि गिवन प्राइस लेवल और गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो भी इकोनॉमिक के अंदर टोटल डिमांड है हमारे सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, 4 चीज़ें आती हैं, CIG, और चौथी है X-M। C स्टैंड फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितने भी सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर घर हैं, ठीक है ना, वो कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग बाय फर्म्स ऑन कैपिटल गुड, की कैपिटल गुड्स पर फर्म्स ने कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा है, कितना ज़्यादा पैसा खर्च करा है, उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट के अंदर। और चौथा होगा आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जी, कि गवर्नमेंट कितना पैसा लगाती है किस किस चीज़ पर, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस पर, एजुकेशन पर, ठीक है ना। ये भी हमारा एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होगा। और चौथा होगा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट किसे कहते हैं, जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या कहलाई जाती है, नेट एक्सपोर्ट। तो अब हम एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालेंगे, एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए हमें इन चारों चीज़ों का हमें क्या चाहिए होता है, सम टोटल चाहिए होता है। हमने यहाँ देख लिया ना टोटल डिमांड, तो इसके लिए हमें सबका क्या चाहिए होगा, सम टोटल चाहिए होगा। तो AD इज इक्वल टू C+I+G+X-M। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा, ठीक है। तो बढ़े आगे, अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, जैसे एग्रीगेट डिमांड थी उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई होगी। रिफर टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस आर विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन प्राइस लेवल। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, टोटल आउटपुट किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी प्रोड्यूसर देना चाह रहे हैं एक प्राइस लेवल पर, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। पहला होगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, के हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, हमारे पास लेबर कितनी है, कैपिटल कितनी है, रॉ मटेरियल कितना है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, टैक्सेशन हाई हैं, सब्सिडीज़ कम हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं चल रही इकोनॉमी के अंदर। तो ये सब चीज़ें सप्लाई को बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। उसके बाद आता है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, GDP, GNP, NNP, NIP, IDI, सब देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले होगा हमारा GDP की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP होता क्या है, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है ना। कि मॉनेटरी वैल्यू, टोटल मॉनेटरी वैल्यू यानी कि पैसों के अंदर वैल्यू, टोटल पैसों के अंदर वैल्यू किस चीज़ की, जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं जो हमारे देश की कंट्री के बॉर्डर के अंदर बनाए गए हैं किसी गिवन टाइम पीरियड को लेकर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हमारे देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं देश की सीमा के अंदर अंदर, उनकी वैल्यू क्या है, वो क्या कहलाई जाती है, GDP,
ठीक है ना। और मेजर्ड इन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, और ये भी दो टाइप की होती है हमारी, नॉमिनल जीडीपी और दूसरी होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होती है करंट प्राइस के बेसिस पर निकलती है, और रियल जीडीपी निकालते हैं हम इन्फ्लेशन के बेसिस पर, ही हम आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी हमारी और सारी चीज़ें होती हैं, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है ना। ये सब इनके फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। जैसे जीएनपी कैसे निकालेंगे, जो हम जीडीपी है उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, इनकम अर्नड बाय नेशनल्स अब्रॉड माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरेन इन द कंट्री। और नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारा ये निकल जाएगा। और नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके हम अपने नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। और पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है, नेशनल इनकम के अंदर से कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस करके ट्रांसफ़र पेमेंट अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या कहलाया जाता है, आपका पर्सनल इनकम। और लास्ट होगा आपका डिस्पोजेबल इनकम, यानी पीआई में से अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें तो आपका निकल जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। या डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूले याद कर सकते हैं। बाकी जब ये वाला चैप्टर आएगा नेशनल इनकम वाला तो मैं आपको ये चीज़ें सारी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग फिक्र मत करें। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला लिख के रखें, ठीक है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है महंगाई, कितना पैसा बढ़ गया किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो क्या कहलाया जाता है, इन्फ्लेशन, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये दोनों इतने ज़रूरी नहीं है बट फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। अकर्स व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई, यानी कि जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो वो क्या कहलाई जाती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और जब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे वेजेस महंगी हो गई, रॉ मटेरियल महंगा होगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट आपको हम देख चुके हैं, जो पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने देखा है कि बेरोज़गारी होती है। अब तो कितना टाइप की होती है, एक होती है फ्रिक्शनल, दूसरी होती है स्ट्रक्चरल, तीसरी होती है साइक्लिक, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट वाइल स्विचिंग जॉब्स, यानी कि जब एक जॉब से हम दूसरी जॉब तक स्विच कर रहे हैं तो बीच का टाइम पीरियड आपका क्या कहलाया जाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। की चीज़ हम अपने एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, जो कि आपके इंडियन इकोनॉमिक्स का, ये पढ़ चुके हैं तीनों टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप ये उस चीज़ के अंदर देख सकते हैं, उस वीडियो के अंदर मैं आई बटन में उस चैप्टर का लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है ना। अब इकोनॉमी अलग अलग टाइप की होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसके अंदर ज़्यादातर चीज़ों की क्या होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है मोस्टली चीज़ों की। ये प्रॉफिट ड्रिवन मार्केट होती है, यानी प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस करती है। इसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है। और प्राइस कौन डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई। इसका एग्जांपल क्या होगा, यूएस हो गया, यूके होगा। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करे, गवर्नमेंट कंट्रोल करे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और मिक्स इकोनॉमी, जिसके अंदर दोनों चीज़ें हो, कैपिटलिज्म भी हो, सोशलिज्म भी हो, प्राइवेट चीज़ें भी हों, पब्लिक चीज़ें भी हों, जैसे कि हमारा इंडिया, ठीक है। अब इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है ना। अब इकोनॉमी के अंदर हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है, जितनी नीड है उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन उठता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या हमें चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है। डिटरमाइन विच गुड एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस इन विच व्हाट क्वांटिटी, क्या चीज़ और कितनी प्रोड्यूस हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। शुड मोर एग्रीकल्चरल गुड बी प्रोड्यूस और शुड इंडस्ट्री बी एक्सपेंडेड। तो अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर हमें किस पर फोकस करें, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करें या अपनी इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करें। तो क्या चीज़ हमें ज़्यादा फ़ायदा देगी और किस चीज़ को हमारे देश की ज़रूरत है, इस सवाल का ये क्या सवाल होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और सेकंड आपका आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप की टेक्निक्स होती हैं आपकी, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है ना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, जिसके अंदर हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करें, जिसके अंदर हम इंसानों का ज़्यादा यूज़ करें, अपने पास मशीन तो इतनी नहीं लगाई बट लेबर ज़्यादा लगा ली, ठीक है ना। तो इस टाइप की टेक्निक क्या कहलाई जाएगी, लेबर इंटेंसिव मेथड। और कैपिटल इंटेंसिव मेथड क्या कहलाया जाएगा, जब हम मशीनरी ज़्यादा यूज़ करें और इंसान कम लगाए। हमने इंसान कम काम पर लगाया और ज़्यादातर मशीनरीज अपने काम पर लगा दी जो इंसानों से बेटर वर्क कर रही हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। वहीं अगर हम मशीनें कम लगाकर इंसान ज़्यादा लगाएं तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और
थर्ड आपका क्वेश्चन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किस चीज़ के किन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाए, रिचर सेक्शन और पुअरर सेक्शन, कि सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए या फिर मिडिल क्लास सेक्शन, किस सेक्शन के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। अब देखिए अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं सोसाइटी के अंदर, यानी कि मान लीजिए एक कंपनी है जो किन लोगों के लिए फ़ोन बना रही है, पुअर या फिर मिडिल क्लास, यानी कि कोई सी भी कंपनी ले लें आप, एम आई है, ठीक है ना, रेडमी वगैरह, वो उसके आपको सस्ते सस्ते फ़ोन में मिल जाएंगे, 8 9 10 हज़ार 20 हज़ार महंगे भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो महंगे बना रही है, जो 1 1 लाख तक के भी उसके फ़ोन है, वो किसके लिए हैं, आपका रिचर सेक्शन के। और जो 8 हज़ार वाले फ़ोन हैं, 9 हज़ार वाले फ़ोन हैं, वो किसके लिए हैं, मिडिल क्लास एंड पुअर सेक्शन के लिए। तो अब ये सवाल उठता है कि उसको कौन से फ़ोन कितने बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए। तो यही हमारी जो भी सारे सवाल हैं, यही हमारे होते हैं क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि कितना बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए और किन लोगों के लिए बनाया जाए और किस तरीके से लिए बनाया जाए, ठीक है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखिए, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन हाउ मनी मूव विद इन इकोनॉमी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या बताता है कि पैसा हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरीके से घूमता है। मान लीजिए सबसे पहले देखते हैं हम बेसिक सर्कुलर फ्लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, 2 सेक्टर मॉडल। आप अज्यूम कर लीजिए कि सोसाइटी के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक हाउस होल्ड है, एक घर है, दूसरा फर्म है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हाउस होल्ड जो लोग होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो खेतों के वो फर्म्स के अंदर काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो फर्म्स को क्या दे रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके बदले में उनको क्या मिल रही है, वेजेस मिल रही है। और दूसरा है फर्म क्या बना रही है, गुड्स बना रही है। तो अब मान लीजिए एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है, हाउस होल्ड वाले इनके पास काम करते हैं, तो ये इसके बदले में इनको देते हैं पैसा, ठीक है ना। इन्होंने इनके पास काम करा, वर्क करा, इन्होंने दिया इनको पैसा। अब ये गए यहाँ पर फर्म पर सामान खरीद कर लाए, ठीक है ना। तो इनको मिला यहाँ पर मटेरियल जो भी इनको चाहिए था, और उसके बदले में इन्होंने क्या दिया, पैसा दिया। तो ये अपना पैसा खुद घूम कर कहाँ पर आ रहा है, वापस जो ही घूम रहा है, ये इनको पैसे दे रहे हैं, ये वापस इनके पास आ रहे हैं, वापस इनके पास आ रहे हैं, वापस इनके पास आ रहा है। तो ये होगा हमारा बेसिक सर्कुलर फ्लो, जिसके अंदर 2 ही टाइप के लोग इनको इन्वॉल्व हैं। हाउस होल्ड को किस तरीके से पैसा मिल रहा है, इनकम की फॉर्म में, ठीक है ना। और इनके कैसे किस फॉर्म में मिल रहा है, अपनी अर्निंग के फॉर्म में। अब सर्कुलर फ्लो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। रियल फ्लो के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज मूव करती हैं, ठीक है ना। इसके अंदर मनी मूव नहीं करेगा, क्या मूव करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी फ्लो क्या होगा, जिसके अंदर पैसा घूमे, किसके बदले में, गुड्स और सर्विसेज के बदले में। तो ये क्या कहलाया जाता है, आपका मनी फ्लो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।